Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vani Naren, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्टी नोट सीरीज करने वाले हैं हम, लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि जहां हम सिलेबस की बात करते हैं आईजीकेओ की, तो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का जो वेटेज है जो सेक्शन वाइज, वो मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा पार्ट जो है वो आपका करंट अफेयर्स का या जनरल नॉलेज उसमें कवर करता है, राइट। और उसमें से भी जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हालिया कोई चीज़ ऐसी हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है, लाइक कंटेक्चुअल जीके का टॉपिक है ये, राइट। कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स का टॉपिक है, स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है, इन द सेंस कि हम इसमें दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हम ब्रिक्स समझ लेंगे कि ब्रिक्स क्या है बेसिकली, राइट। ब्रिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि एसोसिएशन मानी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उसके अलावा इसकी 14वीं समिट हुई है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने आप में दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ना। थोड़े से उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज की जहां बात आती है ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। नॉर्मली जीके वगैरह में उसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आना पॉसिबल होता है, और क्योंकि ये इसी साल हुआ है, लाइक जून 23 जून की बात है, अभी बहुत रीसेंट बात है, तो आपके उसमें जीके के एग्जामिनेशन में हो सकता है आपसे पूछा जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम नॉर्मली हम यही बात करते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कैसे पढ़ाई करते हैं जीके की, कि हमको ओवरऑल हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ लाइक आप कह सकते हैं कि जब हम जीके की बात कर रहे हैं, इट इज़ गुड टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड it is even better if you are master of other things, but jack of all trades होना is a kind of a very important एस्पेक्ट ऑफ इट। अगर आपने थोड़ी जानकारी आपको हर चीज़ के बारे में नहीं है तो आप जीके में फ्लाउंडर करेंगे। ऑलराइट, नाउ जैसे मैंने आपसे कहा कि और एक बात हम बार बार डिस्कशन करते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है फ्री एजुकेशन, बिल्कुल लाइक आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, कोई पैकेज परचेज नहीं करना, ये तो आप जानते हैं, राइट। और एग्जामिनेशन की क्योंकि हमारे पास डेट आ चुकी है आईजीकेओ की, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वी गॉट टू बी वेरी 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 क्विक विद द चैप्टर्स एंड वी गॉट टू बी वेरी क्विक विद लर्निंग। तो अपन आ जाते हैं फटाफट अपनी 14th ब्रिक समिट में। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं 14th ब्रिक समिट, ब्रिक बेसिकली किसके लिए होता है? ब्रिक जैसे कि मैंने आपको बता दूं यहाँ पे, वैसे आपको ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको मालूम होगा कि ब्रिक स्टैंड करता है किसके लिए? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि बाकी तो आप किसको देख पा रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी को आप पहचानते हैं, व्लादिमीर पुतिन को आप पहचानते हैं, ये जिनपिंग को भी आप पहचानते हैं, ठीक है। ये जो है रामाफोसा हैं, ये सिरिल रामाफोसा कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के हैं। और ये जो है ये आपको कहाँ के दिख रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ब्राज़ील के हैं, राइट। बाकी तो उसमें से ठीक है, बाकी तो हंसती मुस्कुराती इनकी फोटोज़ हैं वो ठीक है। इनमें से अगर हम बाकी की छोड़ दें, बाकी 3 तो ठीक है नॉर्मल, अभी कोई ऐसी कोई अच्छे प्रीमियर अपने स्टेट के बढ़िया काम कर रहे हैं, सब कुछ है। ये दो जो प्राणी हैं, ये जो 2 प्राणी आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में अभी जो आतंक है वो इन्हीं ने मचा के रखा हुआ है, ठीक है। एक तो पुतिन साहब हैं, वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं किसी भी हाल में, मतलब यूक्रेन के ऊपर वो अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं। अब यूक्रेन से भी नहीं उनका दिल भर रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो यूरोप में भी जो गैस पाइपलाइन है उसको रोक दे रहे हैं, उसकी सप्लाई रोक दे रहे हैं, मतलब बेसिकली पूरी दुनिया से ही उलझने के मूड में अभी ये हैं, ठीक है। अमेरिका से उनके संबंध अच्छे हुए नहीं, तो व्लादिमीर पुतिन साहब, दूसरे जो है ये जिनपिंग, इनको भी शांति नहीं है जीवन में किसी तरह, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक तो कोविड ने पूरी दुनिया में हो गया इनके चक्कर में, है ना, कि वुहान में इन्होंने लैब टेस्टिंग की, कि इन्होंने बायो वॉर स्टार्ट की, कि इन्होंने चमगादड़ खा लिया, इन्होंने मतलब इनके कंट्री के किसी प्राणी ने, वो सब नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये जो चल रहा था वो चल रहा था। हमारी बात करते हैं तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया के मामले में तो आपको मालूम है, डोकलाम की बात कर लें, चाहे हम गालवान की बात कर लें, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, ठीक है। मतलब आपको मालूम है इनके बारे में प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि यूएसएसआर तो ठीक है विक्टन हुआ, उसके बाद रशिया बना, रशिया के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों से दिक्कत थी, क्रीमिया वगैरह ने हत्या लिया, बहुत सारी बात हो गई। फिर अब इनको जो नेचुरल गैस रिजर्व्स वगैरह और भी कंट्रीज़ में है उसमें भी इनको इंटरेस्ट है, वो सब कुछ ठीक है। चाइना जो है इसकी कुछ जितनी भी कंट्रीज़ के साथ इसकी बॉर्डर मिलती है, ठीक है, वो ठीक है कि मतलब अगर आप मान लीजिए कि 12 कंट्री के साथ उनकी बॉर्डर मिलती है, तो उनके जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो 23 कंट्रीज़ के साथ चल रहे हैं, मतलब जिनके साथ इनकी बॉर्डर नहीं मिलती उनसे भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं। मतलब हर कहीं खड़े हो जाते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हमारा है, मतलब बिल्कुल इनको कोई लॉजिक सर पैर की बात नहीं करते। अभी ये ताइवान में इन्होंने मोबिलाइज कर दी है अभी आर्मी अपनी, है ना, इन्होंने वहाँ पे टैंक्स मोबिलाइज कर दिए हैं, तो अब ये ताइवान पे आ गए हैं। अभी फिर से अब जैसे तैसे दुनिया जो है किसी तरह से वो रशिया यूक्रेन से उभर रही थी, तो अभी इनने नया जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि शोशा जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये अपन इनके बारे में अभी बात कर लेते हैं। अब ये हुआ ये है कि ऑन वन साइड ये सब चल रहा
रहा है। दूसरी साइड पे क्या कर रहे थे, ये बात कर रहे थे ब्रिक्स में आपको दुनिया को साथ लाने की और पूरी एक संधि करने की, और दुनिया को साथ चलना चाहिए, और पूरी दुनिया भर के जितनी किसको बोलते हैं ना आप, किताबी बातें जो हैं वो भी एक तरफ पे चल रही हैं। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखते हैं अपन बेसिकली कि ब्रिक्स समिट की अगर बात करते हैं तो हुआ क्या है। 14वीं ब्रिक्स समिट जो है वो शुरुआत हुई है उसको इन्होंने किया है, चाइना में हुआ है, वर्चुअल थी। ठीक है, वर्चुअल ब्रिक्स समिट थी और ये 23-24 जून को हुई है 2022 में। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये याद रखना। ठीक है, इसके अलावा अब किन किन ने अटेंड की थी इनको, इनमें से मैं बता दूं इसमें कि सबसे पहले तो हम ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। ब्राज़ील में बोल्सोनारो जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने की थी। उसके अलावा हमारे यहाँ के जो मोदी जी हैं उन्होंने की थी, व्लादिमीर पुतिन ने की थी, जिनपिंग साहब तो थे ही, और कौन थे वहाँ पे, रामाफोसा थे। ठीक है, सिरिल रामाफोसा थे, वो थे। तो ये 5 जो हेड्स थे अपने अपनी कंट्रीज़ के, इन्होंने अटेंड की थी। इसके अलावा और भी लोगों ने इसको वर्चुअली ज्वाइन किया था, और भी कंट्रीज़ ने इसमें वर्चुअली ज्वाइन किया था इस बार, जिसमें UAE थी, सऊदी अरेबिया था, अफगानिस्तान था, नाइजीरिया था, अर्जेंटीना था, और इजिप्ट था, थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, बहुत सारी कंट्रीज और भी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसमें थीम क्या थी, थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछी जा सकती है, उसको याद रखना। हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन द न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये पूरी की पूरी थीम है। ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती है कि इसका इस साल की जो थीम थी वो थीम क्या थी। तो बेसिकली फोस्टर करना है हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन द न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट कीवर्ड्स हैं, इनको ज़रा अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब इसमें सबसे जो चीज़ है वो ये है कि अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, हाँ जैसे गेस्ट कंट्रीज़ जो मैंने कहा ना कि बाकी गेस्ट कंट्रीज़ जिन्होंने किया, तो उसमें नाम आप पढ़ पा रहे हैं, जैसे अर्जेंटीना का मैंने बताया आपको, इजिप्ट का मैंने बताया आपको, इसमें आप अल्जीरिया भी है, और कंबोडिया भी है, और इथियोपिया भी है, फिजी भी है, इंडोनेशिया है, ईरान है, कजाकिस्तान है, मलेशिया है, सेनेगल है, थाईलैंड है, उज़्बेकिस्तान है, जिसने एज गेस्ट कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट किया है ब्रिक्स 2022 समिट में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पे फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, अगेन फोटोग्राफ देखो तो ऐसा लगता है ना कि कितने मधुर संबंध, कितनी प्यार मोहब्बत के इन लोगों के रिश्ते हैं आपस में, है ना, बिल्कुल कितना बढ़िया। मतलब क्या एक्टर्स भी क्या एक्टिंग करेंगे जैसे ये लोग कर लेते हैं। आप इमेजिन कीजिए स्टेट्समैन को, इनको देख के आपको लग रहा है ना कि बिल्कुल सब परफेक्ट है लाइफ में, कोई परफेक्ट नहीं है इनकी लाइफ में। इनको आपको कहीं से देख के लग रहा है इन भाई साहब को, ये चिंगपिंग को, कि अभी सोच रहे हैं ताइवान के ऊपर हमला करने का सोच रहे हैं, या फिर ये इंडिया से बेसिकली लड़ाई करने का, जंग लड़ने का सोच रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में पहुंच गए। संबंध देखिए आप जरा, कितने प्यार से हाथ पकड़े हुए हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली समझने के लिए इंपॉर्टेंट है जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं। दैट देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप एंड नो परमानेंट एनिमोसिटी की बात होती है जहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया एंड रशिया ऑलवेज शेयर अ काइंड ऑफ अ कोरियल रिलेशंस, लेकिन इंडिया और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हमेशा से दिक्कत वाले रहे। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि चाइना और रशिया के रिलेशंस भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहे। चाइना ने एक बार रशिया के साथ भी उलझने की कोशिश की थी, हालांकि उनको बहुत भारी पड़ा था। ठीक है, एक बार इन्होंने वियतनाम में भी करने की कोशिश की थी, वो भी इनको बहुत भारी पड़ा था। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ दैट दिस इज नॉट दी परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट सेटअप नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब बात की जाती है, समीकरण जो हैं वो बदलते रहते हैं समय के साथ, ये समय के अनुसार। ठीक है, अब इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें मेजर हाईलाइट जो रहे, इसमें मेजर हाईलाइट में बात की गई है बीजिंग डिक्लेरेशन की। ठीक है, बीजिंग डिक्लेरेशन अब क्या था, बीजिंग डिक्लेरेशन अगर हम देखते हैं तो 1995 में सबसे पहले इसके ऊपर बात हुई थी। बाद में उस टाइम पे लीगल बाइंडिंग नहीं था, बाद में इसको लीगल बाइंडिंग कर दिया गया। बेसिकली अगर आपको छोटे मोटे, अगर आप सीधे कुछ शब्दों में इसको समझना चाहें तो बीजिंग डिक्लेरेशन बात करता है जेंडर पैरिटी की, जेंडर इक्वालिटी की और वुमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, तो ये बीजिंग डिक्लेरेशन माना जाता है अगर आप सिंपल शब्दों में इसको समझेंगे। अब क्या हो रहा है, ब्रिक्स क्या सपोर्ट करता है, टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। इसमें से सबसे बड़ी बात है बीजिंग डिक्लेरेशन की बात हुई। उसके अलावा हम क्या सपोर्ट करते हैं, हम ये बात करते हैं, मतलब ब्रिक्स का जो समिट है पूरा का पूरा, वो ये बात करता है कि भाई आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है, या यू हैव टू एस्टैब्लिश अ डायलॉग बिटवीन टू स्टेट्स विच आर इन द कॉन्फ्लिक्ट, या जो कि कंप्लीटली इन द वॉर जोन में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब डिक्लेरेशन जो है वो क्या सपोर्ट करता है, और उसके अलावा वो रेजोल्यूशन की बात करता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की पीसफुल डिप्लोमेटिक मेजर्स के थ्रू। ठीक है, अब इसमें मैं एक और बात बता दूं, जब हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं, कुछ हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रिक्स का समझ लेते हैं
कि ब्रिक्स अपने आप में जैसे मैंने कहा कि किसके लिए स्टैंड करता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई। सबसे पहले ये किसके दिमाग में आया, ब्रिक्स, मतलब ये एक्रोनिम आया कहाँ से, ठीक है। तो ये एक्रोनिम आया यहाँ से कि एक बहुत फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, जिम ओ'नील नाम है उनका, मतलब वो फिर वो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे, लाइक द हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वो बहुत टाइम तक वो हिस्सा रहे। बहुत फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं वो, लाइक उनने ऑनरी एज एन इकोनॉमिस्ट उन्होंने कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है और उनको सर की उपाधि भी दी गई है, तो उनको सर ओ'नील भी कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक पेपर लिखा था, एक्चुअली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इकोनॉमिक्स का कोई पेपर उन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने ग्रोइंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात की थी, ठीक है। जब उन्होंने डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात की तो उन्होंने ये टर्म जो है सबसे पहले ब्रिक टर्म जो है उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। वहाँ से जो टर्म है ये कॉइन हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉइन किसने किया, ये टर्म आया कहाँ से, तो ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लाए थे, जिम ओ'नील, ठीक है। तो ये जिम ओ'नील द्वारा स्थापित या नील ने कॉइन किया था ये टर्म, ठीक है। और ये इसकी सबसे पहली सोच कब आई, 2006 में, जब ये सारे लीडर्स जो हैं, कंट्री लीडर्स जब मिले, तब इन्होंने इसको कंसीव किया और तब इन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन हमें बनाने की ज़रूरत है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड हो, और वो उसके बेसिस पे उन्होंने बात करना शुरू किया, ठीक है। उसमें 2010 में जाके इन्होंने साउथ अफ्रीका को उसमें इंक्लूड किया, ठीक है। 2006 में इनकी सबमिट हुई थी और 2010 में इन्होंने उसमें साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप बात करते हैं ब्रिक्स की या आप बात करते हैं इकोनॉमीज की, तो आपको एक बात और समझनी होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि पूरी वर्ल्ड में अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से समझते हैं इसको, तो ब्रिक्स जो है 41% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन को, तकरीबन मोटे मोटे तौर पे 41% जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जिसमें से अगर आप बात करते हैं जीडीपी की, तो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड का वो 24% ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका जीडीपी है वर्ल्ड का, वो इसमें ये कंट्रीज जो है वो साथ में मिलके लाती हैं, या साथ में मिलके उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी का 24% है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। अब जैसे मैंने अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक हो गया, बैकग्राउंड समझ में आ गया, अब अपन आगे की बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन और मल्टीलैटरल डायलॉग्स के बेसिस पे ये बनी थी, और इसमें बात की गई थी कि भाई अगर जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इकोनॉमी डेवलपिंग फेज में है या इवन अगर डेवलप्ड इकोनॉमी भी है तो भी उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक दूसरे के साथ सहयोग बना के चलना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मीन्स इफ यू थिंक दैट यू आर ऑल इन ऑल, देन you need other people for assistance, you need other countries for assistance। मीन्स आपको ज़रूरत है किसी न किसी आयाम में, आपको किसी न किसी कंट्री की ज़रूरत होगी, ट्रेड के लिए होगी, या आपको अगर आप पीस टॉक करना चाहते हैं, या आप एक पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप पीस स्थापित करना चाह रहे हैं, तो भी यू वुड नीड अदर पीपल एंड अदर कंट्रीज टू एसोसिएट विथ यू, राइट। तो आपको इसकी ज़रूरत है, और इसी में बात ये की जा रही है कि ब्रिक्स की जब बात की गई तो बात हुई कि डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ, जिसको आप कहते हैं इकोनॉमिक, और आप इकोनॉमिक की दृष्टि से देखा जाए या सोशल स्टैचर की दृष्टि से देखा जाए, तो बहुत बड़ी पावर्स हैं दुनिया की, जो आगे चल के एक अच्छी पावर्स और एक बड़ी पावर्स के रूप में उभर सकती हैं, राइट। तो उसमें बात की गई कि आपको साथ में आपसी सहयोग से आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका सेम है। अब इसमें ये बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स ने बेसिकली क्या बात की है। ब्रिक्स ने विलिंगनेस शो की है यूनाइटेड नेशंस का एंड इंटरनेशनल, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी बोला था इसके ऊपर, और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जिसको बोला जाता है ICRC, ठीक है। ICRC का जो एफर्ट है, जो रेड क्रॉस कमेटी जो एफर्ट डाल रही है बहुत ज़्यादा कि आपको रशिया यूक्रेन के मामले में, तो वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो देने की बात करती है यूक्रेन को, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो यूक्रेन को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ब्रिक्स ने उसमें भी शो किया है कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, या हम इसको बेसिकली बैक करेंगे, या हम इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात है। ऑल्दो व्लादिमीर
पुतिन इसका हिस्सा है और वो सब कुछ जो हो रहा है वो पुतिन का किया धरा ही है, मतलब वो रशिया का किया धरा ही है और रशिया इसका हिस्सा भी है। तो आप सोचिए कितनी आयरॉनिकल बात है कि वो कंट्री जो कि अभी ये चीज़ कर रही है, जो यूक्रेन के खिलाफ है, जो यूक्रेन के अगेंस्ट उसने वॉर छेड़ी हुई है, वो यहाँ पे आती है समिट में और वो इस बात के लिए मंजूरी देती है या काइंड ऑफ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करती है कि हाँ अच्छा ठीक है, अगर इस मामले में हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो ICRC का हम जो है उसको सपोर्ट करते हैं और यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे। और कितनी बार बढ़ता हुई है ये आपको मालूम है। ज़ेलेंस्की जो वहाँ के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में हालांकि आजकल वो भी बहुत ज़्यादा लिप्त हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से चार्जेस या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने और उनकी वाइफ ने एक मैगजीन कवर के लिए फ़ोटो शूट किया था एंड पीपल आर काइंड ऑफ उनके लिए बहुत गुस्सा है एंड दे आर सेइंग दैट डोंट ट्राई टू ड्रामेटाइज और डोंट ट्राई टू रोमांटिसाइज द वॉर दैट इज हैपनिंग, राइट। एज अ प्रेसिडेंट आपको ये नहीं करना चाहिए। यही ज़ेलेंस्की इनकी बड़ी तारीफ भी की गई जब शुरुआती दौर में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी कंट्री से फ्लड करने को मना कर दिया था या इन्होंने बिल्कुल जो आर्म्स वगैरह हैं वो हाथ में उठा लिए थे और इन्होंने कहा था कि मैं अपने देश को डिफेंड करूंगा। तो उस टाइम पे इनको बहुत सराहा भी गया था। सो अगेन एज आई से कि यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, राइट। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, यू आर इन द वेरी वल्नरेबल स्पॉट, देयर नो परमानेंसी इन द सेंस कि आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज़ जो है आप जो कर रहे हैं वो हमेशा ही सराही जाएगी या हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो हमेशा ही उसके ऊपर आपत्ति उठाई जाएगी। चीज़ें समीकरण चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक बात है। इसमें जब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं, अफगानिस्तान का जो इशू है इसके ऊपर डिस्कशन किया गया कि अफगानिस्तान को जैसे आपको मालूम है कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है पूरी तरह, जो वहाँ की सत्ता है वो हट गई है वहाँ से और पूरी तरह तालिबान के मतलब ऑफिशियली तालिबान ने वहाँ पे नियंत्रण जो है वो कर लिया है, ठीक है। उसको लेके भी इन्होंने चर्चा जताई है। इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे सिचुएशन है तालिबान लेड अफगानिस्तान की, हमें वो भी समझने की कोशिश करनी है। तालिबान अब थोड़ा सा, जैसे आपको मालूम है कि तालिबान का भी जो टेररिज्म के बाद अगर आप बात करते हैं तो उनका जो रुख है वो थोड़ा चेंज हुआ था। उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी तालिबान ने, क्या पूरा जो ऑर्गेनाइज्ड जो सिस्टम्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स है पूरे वर्ल्ड की, उसके साथ एक संबंध उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी, राइट। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स एज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटी ऑफ द कंट्री, राइट। ये उन्होंने करने की कोशिश की थी, एज अ सिस्टम ऑफ द कंट्री उन्होंने बात करने की कोशिश की थी। लेकिन ऑब्वियसली तालिबान को आप एज अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल बॉडी या पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एसोसिएशन या एक तरह का आप स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के तौर पे देखना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको मालूम है कि किस तरह की जो गतिविधियां रही हैं पास्ट में वो किस तरह की रही हैं, राइट। इसमें से अभी आपको जो मालूम है, हम टेररिज्म की बात कर लेते हैं। ब्रिक्स ने किसको सपोर्ट किया है? ब्रिक्स कंट्रीज ने सपोर्ट किया है या कंडेम किया है किसी भी प्रकार का टेररिस्ट का कोई एक्ट हो, टेररिज्म का एक्ट हो, उसको उन्होंने पूरी उनकी कड़ी निंदा जो है उन्होंने की है। कड़ी निंदा करना इज़ वेरी आसान ना, कड़ी निंदा जो है वो करना बहुत आसान काम हो जाता है, कुछ भी हो। जैसे सद्दाम हुसैन को जब देखा जाए तो एग्जीक्यूट कर दिया था अमेरिका ने, तो लोगों ने पूरी दुनिया में काफ़ी लोगों में जन आक्रोश था, सबने उसकी बड़ी कड़ी निंदा की थी, ठीक है। ऐसे ही कोई हादसा हो जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, तो उसकी बहुत कड़ी निंदा की जाती है, ठीक है। डोकलाम में जो हुआ उसकी बड़ी कड़ी निंदा की गई, राइट। उसके अलावा क्या होता है, जैसे आपको मालूम है जो हमारे यहाँ जो पुलवामा अटैक हुआ उसकी भी वेस्ट ने बहुत कड़ी निंदा की, बट दिस इज अबाउट इट, राइट। जो कड़ी निंदा हम कहते हैं ना, ये शब्द जो है ये सिर्फ शब्द की है, मतलब इसका कोई एंड रिजल्ट निकल के सामने नहीं आता या बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप इसका निकल के नहीं आता, है ना। ये सिर्फ आपने बोल दिया कि हाँ, जैसे अपन वो नहीं होता कंडोलेंस जता रहे हैं किसी को, तो वैसे देश जो हैं, जो बाकी जो इकोनॉमीज हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, वो क्या कर देते हैं, कोई इस तरह की घटना आती है तो उसकी कड़ी निंदा करते हैं, राइट। अब इस समिट में क्या बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रकार के टेररिज्म की जो गतिविधि होगी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और उसकी कड़ी निंदा करेंगे। वी आर वेरी क्रिटिकल अबाउट एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, रिट्रेट करने की बात की है। ओनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द अथॉरिटी टू इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी को, जो कि आपको मालूम है यूएन का ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसी के पास ये पावर होगा, ये प्रेरोगेटिव होगा यूएनएससी का कि वो सैंक्शन जो है इम्पोज कर सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इस बात को उन्होंने माना। अब जैसे आपको मालूम है हालिया क्या हुआ है,
हाल में हम क्या सुन रहे हैं, आपको मालूम है बहुत अभी की घटना है कि आपको अल जवेहरी जो है, जो कि अलकायदा का चीफ था, राइट, अलकायदा का चीफ था उसामा बिन लादेन के बाद, उसको मार गिराया है CIA ने, ठीक है, मार गिराया है ड्रोन ने CIA के, ठीक है, US के, आपको मालूम है कि आप बात कर रहे हैं CIA मतलब वहाँ की आप इंटेलिजेंस एजेंसी की बात कर रहे हैं, उसके ड्रोन ने मार गिराया है, ठीक है। तो ये एक बहुत अगेन एक US ने अपना कह सकते हैं कि US ने इसको बहुत कहा है इन द सेंस कि उसने अपना एक बहुत बड़ा काम जो है उसने वो पूरा किया है। 9/11 का जो बदला चल रहा था, मतलब जो काइंड ऑफ रिवेंज दैट यू वर टेकिंग फ्रॉम 9/11 आफ्टर द इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन 9/11, द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट हैपेंड ऑन 9/11, उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से अलकायदा को ख़त्म करने की बात कर रहा था, राइट। तो इसके लिए उसका बहुत बड़ा स्टेप या बहुत बड़ा कारगर स्टेप वो इसको मान के चल रहा है। अब इसमें पूरी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोगों ने इसको खुल के इसकी बात की है, समर्थन किया है, दैट इज़ अ गुड डीड ऑल्सो कि आपने एक टेररिस्ट को मार गिराया। लेकिन अब इसमें बहुत सारी जो है वो फ्लिप स्टोरीज भी आ रही हैं। क्या फ्लिप स्टोरीज आ रही हैं? सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि ये स्टोरीज निकल के सामने आ रही है कि US के पास किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है, कि ये जिसको आपने मारा है वो इम्पोस्टर नहीं है, वो अल-जवेहरी ही था। ये भी एक स्टोरी आ रही है। उसके अलावा एक स्टोरी आ रही है कि काफ़ी लोगों ने इस बात की निंदा की है कि CIA ने अपनी जो भी अपनी गतिविधि है वो किसी और कंट्री के जुरिडिक्शन में जाके कैसे की, विदाउट लाइक अ सीक्रेट, जो उनका जो मिशन है वो किसी और कंट्री के जुरिडिक्शन में, किसी और कंट्री के आप कह सकते हैं कि बॉर्डर के अंदर जाके उन्होंने कैसे किया, इसके ऊपर भी काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने सवाल उठाया है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर, एवरीबडी हैज़ इट्स ओन अल्टीरियर मोटिव्स, मतलब उनके कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट या अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं और जिसके तहत वो कार्रवाई करते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो। स्पेशली अगर आप US की बात करते हैं तो US इज़ वेरी रूडलेस इन दैट सेंस, मतलब बड़ा उसका जहाँ फ़ायदा होगा ना, मतलब अंकल सैम के लिए जैसे बोला जाता है ना, अंकल सैम के लिए दुनिया में जहाँ उसका फ़ायदा होगा वो हर चीज़ वो कर लेगा, और जहाँ उसका नुकसान होगा तो वहाँ वो पूरी दुनिया को, मतलब फिर वो चिंता नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, राइट। आप इसमें बात कर सकते हैं टेररिज्म के ऊपर ब्रिक्स ने डिस्कशन किया है, बट अगेन जैसे कि बात हो रही है कि अब ब्रिक्स ने डिस्कशन कर लिया, अब US इसको कितना इम्प्लाई करता है, ये US कितना इनकी बात मानता है, बात वो भी है ना कि आपने सोच लिया, आपने तय कर लिया, बात अलग है कि आपने ये फंडा सोच लिया कि इम्पोज जो है सैंक्शन वो कौन से कर सकते हैं, सिर्फ UNSC के पास पावर है। लेकिन वो जो बैठे हुए हैं वो तो हर कभी कैट्सा लेके खड़े हो जाते हैं अपना, है ना, कि हम तो कैट्सा के थ्रू इम्पोज करेंगे सैंक्शंस। तो वो एक और चीज़ है कि आप कितना बाकी कंट्रीज़ के साथ आप किस तरह के नेगोशिएशंस कर पा रहे हैं और बाकी जो स्टेट्स बच रहे हैं वो आपकी बात कितना सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिनायल ऑफ हेवन की अगर हम बात करते हैं, डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन, ब्रिक्स ने इनिशिएटिव लिया है और डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन एम्स टू फर्दर स्ट्रेंथन एंटी करप्शन, क्योंकि आपको मालूम है इन कंट्रीज़ की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पे एंटी करप्शन या आप करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े दिक्कत है। मतलब हमें लगता है कि भारत ही में ही आप कहते हैं भ्रष्टाचार या करप्शन के इशूज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें अगर आप करप्शन इंडेक्स आता है बाकायदा, जो कंट्री के करप्शन इंडेक्स बताता है, उसमें अगर आप कंट्रीज़ के नाम देखेंगे तो आप देखेंगे कि करप्शन हर लेवल पे है, हर कंट्री में भ्रष्टाचार पाया जाता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, राइट। तो इसके ऊपर बात की गई है कि एंटी करप्शन कैपेसिटी आपको बिल्ड करनी है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एनहांस एंटी करप्शन एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन विद इन मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स। आपको ये मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स के अंतर्गत जिसमें आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, एंटी करप्शन बिल्स या एंटी करप्शन आपको स्टेप्स, आपको इनिशिएटिव्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके तहत आपको क्या करना है, एक तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और एजुकेशन देनी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसके तहत ये माना जा रहा है कि उससे आप करप्शन को काफ़ी कुछ कर्ब कर पाएंगे। हालांकि इसमें मॉनेटरी एस्पेक्ट भी आता है इसका, राइट। अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट लोगों को देंगे तो भी उससे कर्ब होगा, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर फर्दर, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्या बात हुई है, ठीक है। अब बात हो रही है कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग। जब हम ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि बहुत सेंसिटिव एरियाज़ की हम बात करते हैं। अगर हम रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका अगर हम बात करते हैं, अगर आपको मालूम है तो आपको सी रूट अगर आप यहाँ का समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूँ
कि कोई भी चीज़ जब हम पेपर्स में पढ़ते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, आंकड़े कई बार कुछ और कहते हैं, हकीकत कई बार कुछ और होती है, ठीक है। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग लोग कहते हैं कि उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया है कस्टम्स की वजह से और बाकी सारी चीज़ों की वजह से, लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उस पर कंट्रोल आ गया है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखते हैं देश से कि हो गया है, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि अगर आप देखते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग और काउंटरफीटिंग, है ना, काउंटरफीटिंग क्या होता है? काउंटरफीट करना मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है या जिसपे आप कह सकते हैं कि जो कि कॉपीराइटेड है, पेटेंटेड है, या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर फॉल होता है, ठीक है, उन चीज़ों को आपको काउंटरफीट करना। मतलब आपको मालूम है ना, किसी चीज़ की अगर हम बहुत सिंपल भाषा में हम बोलते हैं कि पहले हम बोलते थे डुप्लीकेट माल होना या नकली माल होना, आजकल उसके लिए एक नया थोड़ा सा अपग्रेड टर्म आ गया है, कॉपी, है ना, फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, इस टाइप का टर्म आ गया, राइट। तो ये काउंटरफीटिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग अगर आप देखते हैं तो अकेले ऐसे बिजनेस हैं ट्रांसनेशनल, अगर आप बात करते हैं तो ऐसे क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो कि 81% ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्टर का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। 81% जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उसमें से भी अगर आप बात करते हैं, अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं कि कितने बिलियन की इकोनॉमी है, तो आपको बता दूं कि बिलियन तो बहुत छोटा शब्द है, ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप इसका आंकड़ा निकालते हैं तो 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये, डॉलर 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ये, ठीक है। 1.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हम अमाउंट, कितना बड़ा अमाउंट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितने बड़े अमाउंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैंने तालिबान का बताया था, तो तालिबान जैसे मैंने कहा कि अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस, है ना। तो उसके तहत बहुत सारी कंट्रीज के साथ वो क्या कर रहा है, वो नेगोशिएशन करने की बात कर रहा है, रिलेशन एस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। तो इस पर भी बहुत सारी जो चिंता है वो जताई गई है, मतलब तालिबान एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, इस पर नहीं जताई गई है चिंता, इस बात पर जताई गई है कि तालिबान, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं एज अ नर्सरी ऑफ टेररिज्म हम उसको समझते हैं, इन द सेंस कि आपको मालूम है कि वहाँ पे बहुत सारे कैंप्स और हाइडआउट्स थे पाकिस्तान में, इसके लिए कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, ठीक है, कि बहुत सारे जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सेटअप या एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में थे। अब क्योंकि तालिबान आ गया है और अफगानिस्तान पे आ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि और जो तालिबान का बेस है उसको इस्तेमाल किया जाए टेररिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए, जो कि यूज़ किया जाए अगेंस्ट अदर कंट्रीज़। ये इंडिया की स्पेशली बहुत बड़ी चिंता का विषय था, इंडिया ने इस पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई थी। इसमें जब हम बात करते हैं, आपको मालूम है 2021 की जो चेयर है, मतलब रोटेशन में ना ब्रिक्स की जो चेयर है वो रोटेट होती है, तो 2021 में वी वर इन द चेयर, है ना, हम उसको संचालित कर रहे थे, इन द सेंस आप क्या कह सकते हैं, लाइक एक तरह से वी वर इन द चेयर ऑफ ब्रिक्स 2021 में, ठीक है। तो इस टाइम पे भी हमने इसकी चिंता जताई थी और बाद में इस पर बहुत सारी बातें भी हुई थी। पहले तो हमने कह दिया था कि हम तालिबान से, इंडिया जो है वो वी डू नॉट नेगोशिएट विद द एक्सट्रीम आउटफिट्स, तो हमने पहले तो उस तरह की बात की, लेकिन बाद में फिर तालिबान का काफ़ी बेहस्त आया, काफ़ी उन्होंने काफ़ी हमसे जो कहते हैं कि रिक्वेस्ट की, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ के जो आपको मालूम है कि कुवैत में जो हमारे एम्बेसडर हैं दीपक मित्तल जी, फिर फाइनली उन्होंने जाके तालिबान लीडर से मुलाकात की थी, है ना। तो एक तरह से जो तालिबान इस्टेब्लिश करना चाह रहा था रिलेशन इंडिया के साथ, तो उसमें देखा गया। तो अब इसमें हमने ये समझ लिया कि ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग मैंने आपको बता दी। अब इसमें बात ये हो रही है कि कंसर्न्स रेज किए गए हैं इसके ऊपर कि हमें ड्रग सिचुएशन जो है वर्ल्ड की उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ब्रिक्स डिक्लेरेशन ने अप्रिशिएट किया है ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप्स को, एक्टिव रोल को, जिसमें कम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग, और प्रमोट करने की बात कर रहे हैं ड्रग गवर्नेंस को, और जो कि फर्दर ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। हालांकि ये बातें, जैसे मैंने कहा कि जो चीज़ें हमें पेपर्स पे दिखती है ना, कई बार देखो, अगर क्या होगा, अगर चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करोगे ना, अगर चीज़ों को सिर्फ स्टैटिस्टिकली मानोगे कि जो चीज़ें बोली जा रही हैं, बताई जा रही हैं, या एक तरह की जो चीज़ हवा जिस तरह की चलाई जा रही है, बिकॉज आजकल ना इन्फ्लुएंशियल बहुत हो गई हैं चीज़ें, आपको हर चीज़ जो है व्हाट्सएप पे आ जाती है या सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, बहुत सारी चीज़ें उसमें से होक्स होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें तोड़ मरोड़ के पेश की जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं इतनी ऐसी चीज़ें बता सकती हूँ कि जिसको देख के, मतलब मैंने कई कुछ ऐसे न्यूज़ पीसेस होते हैं जिसको देख के आप लिटरली सर पकड़ने का आपका दिल करता है, और लोग उस पर सही समझते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, बिल्कुल एकदम इस पे आ जाते हैं कि बिल्कुल हम तुमसे कट्टी आज के बाद तो कि तुमने ऐसा लिख दिया। लेकिन
ये जो चीज़ डेवलप होती जा रही है ना, जो साइकी डेवलप होती जा रही है, ये एक तरह की लोग जो है उसको इन्फ्लुएंशियल उसमें डेवलप होता जा रहा है, राइट। तो जब आपको आंकड़े बताए जाते हैं ना, कई बार जो आंकड़े, जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। हालांकि ये बहुत आयरॉनिकल बात है, सरकारी आंकड़े सबसे ज़्यादा रिलायबल होने चाहिए, राइट। सबसे ज़्यादा आपको भरोसा अगर होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, तो वो सरकारी आंकड़ों पर होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर सरकार जो आती है, और ये सिर्फ भारत में नहीं होता, पूरे विश्व में होता है कि हर सरकार जो आती है वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट करती है या अपना बेटर साइड प्रेजेंट करती है। मैं अगर ये ना भी कहूँ कि वो दूसरे का पक्ष जो है वो गलत कर देती है, तो कम से कम अपना बेटर साइड वो प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हर जगह होती हैं। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं, अपन ने बात क्या की कि इस पर ये अगर इनके आंकड़े अगर आप बात करें तो ये कहेंगे कि ड्रग ट्रैफिकिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, पर ये आंकड़े जो है ये कंप्लीटली कोई और स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है। अब ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप एक्टिव रोल की जो है उसको उनने सराहना की है, उनने तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि भाई आपको ये कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छे से कॉम्बैट किया है, या फिर आप उसको एक तरह से रोकने के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हुए हैं, या ग्लोबल ड्रग गवर्नेंस को, या फिर आप उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं जिससे ड्रग कंट्रोल हो सके, ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन को, राइट। तो उस तरह की बातें हुई हैं। दूसरी बात जब हम कर लेते हैं प्रमोटिंग इकोनॉमिक रिकवरी, ये किसके बाद हुआ है, बेसिकली कोविड-19 के बाद, ठीक है। कोविड-19 के बाद अगर आप सिचुएशन की बात करते हैं तो कोविड-19 के बाद जो ड्रग रैकेट है, जो ट्रैफिकिंग है, वो अगर आप बात करते हैं, इन सब चीज़ों में जो गतिविधियां थी उनमें डिप आया था। जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि आपकी पूरी दुनिया जो थी, दैट वाज कंप्लीटली द होल ऑफ द अर्थ वाज कंप्लीटली लाइक प्रैक्टिकली अंडर लॉकडाउन। आप पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज जो थी वो ठप पड़ी हुई थी, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन आई थी। अगर आप बात करते हैं मेंबर कंट्रीज का, अब यहाँ पे प्रमोटिंग एक रिकवरी की बात करते हैं, तो मेंबर कंट्रीज ने रिफॉर्म किया है कमिटमेंट टू कंटिन्यू टू एनहांस मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कोऑर्डिनेशन, डीपर इकोनॉमिक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन एंड वर्क टू रियलाइज स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव पोस्ट कोविड इकोनॉमी रिकवरी। मतलब इसमें पहले एक और बात हुई थी, जब इसका ब्राज़ील में एक बार हुआ था, जब ये इसका आप कह सकते हैं ब्रिक्स की जो काउंसिल हुई थी, मीटिंग हुई थी, 2016 की बात है शायद, तो उसके बाद इन्होंने एनबीटी की बात की थी, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट एनबीटी नहीं, सॉरी, एनडीबी की बात की थी, इनने न्यू डेवलपमेंटल बैंक लाने की भी बात की थी, ठीक है। न्यू डेवलपमेंटल बैंक जो था वो भी इनका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं न्यू डेवलपमेंटल बैंक इन्होंने खोलने की बात की थी, जो कि इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम माना जाता था, जो था ब्रिक्स के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करने की बात की गई थी, इकोनॉमिक रिकवरी करनी थी आपको डेवलपमेंटल बैंक्स आपको खोलने की बात हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह की भी बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी बहरहाल क्योंकि ये बात थी 2016-17 की, तो तब तो सिचुएशन बहुत अलग थी दुनिया की। 2019 के एंड के दिसंबर के बाद से आपको मालूम है, स्पेशली 2020 में पूरा का पूरा कोविड से जो पूरी की पूरी इकोनॉमीज़ हैं, जो बनी बनाई इकोनॉमीज़ हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो सारी की सारी चरमरा गई हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ तो हम छोड़ ही देते हैं कि क्या हाल हुआ है, हेल्थ केयर सेक्टर्स के क्या हाल हुए हैं, या बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब के क्या हाल हुए हैं, ये वी ऑल नो, राइट। तो ये ऐसा टाइम है, पहली बार ऐसा है कि कोई एक कंट्री जो है वो इकोनॉमिक बैकलैश से नहीं गुजर रही, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और उसको उभरने की उससे कोशिश कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने भी यही बात की है। जितने भी आप देखेंगे, जितनी भी संधियाँ हो रही हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी समिट हो रहे हैं, सब में कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 की बात होती है, ठीक है। तो ब्रिक्स में भी पोस्ट कोविड-19 की बात हुई, और बात हुई कि पूरे के पूरी जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो साथ में मिलके किस तरह से मल्टीलैटरल टाइज के जरिए एक दूसरे को बाहर निकालने की मदद कर सकती हैं, या आगे आ सकती हैं, या एक दूसरे की हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात की है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को एनहांस करने की, आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की। उन्होंने बात की है आपने क्या करना है, आपको इकोनॉमिक प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, मतलब ऐसी चीज़ें जो सिर्फ किताबी लेवल पे ना हो, लेकिन एक्चुअली यू आर डूइंग समथिंग ऑन द ग्राउंड लेवल, जहाँ पे आप एक दूसरे को, इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हो, राइट। यू आर कमिंग दैट वेज। फिर आप बात कर रहे हो एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड जो कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे टिका हो, है ना, SDG के गोल्स पे टिका हो गया। आपको मालूम है कि आपको सस्टेनेबल, आपको ये नहीं मालूम है कि अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ये चरमराएगा नहीं, ठीक है। जो सस्टेनेबिलिटी आज है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलेगी, और उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बात हुई है। बैलेंस्ड और इंक्लूसिव पोस्ट रिकवरी की बात हुई है, कोविड-19 रिकवरी की, ठीक है। इसमें हमने ये भी बात की है
इन्होंने कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटेशन की बात की है, स्ट्रैटेजी ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि 2025 की बात हो रही है, ठीक है। इसको अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बात की गई है कि उसको आपको रेलेवेंटली फॉलो करना है, रिलेंटलेसली फॉलो करना है, और इसको आपको मिनिस्ट्रियल ट्रैक ऑन वर्किंग ग्रुप्स आपको रखना है, ठीक है। इस पर डिस्कशन हुआ है। इसके बाद जब हम ब्रिक्स समिट्स की बात कर लेते हैं, इंडिया का क्या रोल रहा है ब्रिक्स समिट्स में, तो हम ये भी समझ लेते हैं। इसमें ब्रिक्स समिट्स में एक्चुअली आपको मालूम है कि जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, आपने उनका नाम सुना होगा, बहुत फेमस, बहुत अच्छे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे। सुषमा स्वराज जी के निधन के बाद उन्होंने जो है वो पोस्ट संभाली है, और अकेले ऐसे, उनके बारे में बड़ी अच्छी बात है कि अकेले ऐसे मिनिस्टर हैं, हालांकि थोड़ी सी अगेन ये आयरॉनिकल बात है कि अकेले और पहले ऐसे मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के भारत के जिनके पास जो डिग्री होल्ड करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। अगर आप अगर आप उनकी क्रेडिबिलिटीज़, अगर आप उनके क्रेडेंशियल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने सेंट स्टीफन से पढ़ाई की, फिर उन्होंने PhD की, उन्होंने बहुत हायर लेवल पे जाके उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ी है, फिर वो एज एन एम्बेसडर उन्होंने सर्व किया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे वो, एज एम्बेसडर उन्होंने सर्व किया है कई कंट्रीज़ में। तो इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स इज़ वेरी साउंड, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि जब ये बात हो रही थी, जब हमने सैंक्शंस की बात हो रही थी, जिस पर बात चल रही थी कि अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज करने की बात कर रहा था, क्यों? बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ वेरी एग्रेसिव टूवर्ड्स द फैक्ट कि आपने न्यूट्रल नहीं रह सकते आप, राइट। अब जब UNSC की जब बात हुई थी, या UNSC नहीं, जब UNHC की बात हुई थी, तो उससे जब आपको ने रशिया को बर्खास्त करने की बात की, तो इंडिया ने, आपको मालूम है कि एब्सटेन किया था वोटिंग में, ना हमने फॉर की थी ना अगेंस्ट की थी, राइट। वी वर अमंग्स फ्यू कंट्रीज जिनने एब्सटेन की थी वोटिंग की। तो इससे अमेरिका जो है वो हमसे खासा नाराज़ था। उनका ये कहना था कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, वाई आंट यू वोटिंग, मतलब आप ये न्यूट्रल बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते। हालांकि हमने इस पर अपना जो स्टेप था वो बिल्कुल क्लियर किया था, दैट वी आर अगेंस्ट एनीथिंग, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म, राइट। लेकिन फिर भी हमने एब्सटेन किया था। उसके बाद अमेरिका ने हमसे कहा कि भाई आप जो हैं, आप ऑयल ले रहे थे, राइट, हम ऑयल ले रहे थे रशिया के साथ। तो उन्होंने इसको किस तरह से, इन्होंने बिल्कुल उसको डीप डाइव एंड तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि दैट इज़ लाइक फंडिंग द वॉर, इट इज़ लाइक आप अगर वहाँ से ऑयल ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वॉर में सहयोग कर रहे हैं, यू आर फंडिंग द वॉर। तो इस पर बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो है अभी जो अमेरिकन प्रेस है उसको संबोधित किया, उनसे बात हुई, और चर्चा के दौरान जयशंकर जी ने एक बात बोली कि उन्होंने कहा कि भाई why is it so, why are we not level handed in dealing with the situation? अगर हम वॉर फंड कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑयल लिया, बिकॉज हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की क्राइसिस थी हमारे ऊपर, तो आप कह रहे हैं दैट वी आर फंडिंग द वॉर, राइट। बट व्हाट अबाउट इफ यूरोप इज टेकिंग द गैस फ्रॉम रशिया, इज इट नॉट फंडिंग द वॉर? और अगर आप ये कह देते हैं कि क्या जो वेनेजुएला की आप जो गैसेस हैं या पेट्रोलियम है, आप क्यों नहीं ओपन कर देते हैं ऑयल को, राइट, इन द मार्केट, या व्हाई डोंट यू ओपन द ईरानियन ऑयल इन द मार्केट? अमेरिका के लिए उन्होंने संबोधित करते हुए बोला क्योंकि वो आप ये चीजें नहीं कर रहे और क्योंकि हमें कम दर पे मिल रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव अ कंट्री टू लुक आफ्टर, राइट। हमारी एनर्जी नीड्स हैं, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स हैं, हमें उसे कहीं ना कहीं पूरा करना है। अगर हमें कम दर पे रशिया से वो मिल रहा है तो वी विल लुक आउट फॉर दैट। अगर आपको इतना ज़्यादा पड़ा है दैट वी शुड नॉट फंड द वॉर अकॉर्डिंग टू यू, देन आप ये जो सैंक्शंस आपने लगाए हुए हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस आपने लगाए हुए हैं, इनको आप क्यों नहीं हटा देते, राइट। सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो चल रही है अभी इंटरनेशनल। अगर आप फोरम पे बात करने की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा एक तरह से चल रही है। सो दुनिया जो है अभी बहुत बटी हुई है। चाइना और रशिया का एक टाइम पे उनका विवाद था, राइट, लेकिन अभी चाइना ने, आपको मालूम है कि जहाँ पे वोटिंग की बात आई थी तो उसने एब्सटेन किया था, मतलब एब्सटेन नहीं, उसने नहीं किया था, मतलब उसने सपोर्ट किया था रशिया को, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने, चाइना ने सपोर्ट किया था रशिया को। बाकी सारी जो बहुत सारी मेजर कंट्रीज हैं जिसमें यूके है, अमेरिका है, उसने रशिया के खिलाफ वोट किया था, हमने एब्सटेन किया था, राइट। तो ये समीकरण बदले हैं और ये समीकरण बदलना कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स में भी अगर आप बात करते हैं तो जैसे आपको मालूम है कि 3 कंट्रीज तो हम बात कर रही हैं, इंडिया की, रशिया की, चाइना की, ये तीनों कंट्रीज के हम समझ रहे हैं कि इनके समीकरण आपस में बदलते जा रहे हैं। अभी इंडिया जो है वो रशिया का समर्थक रहा है, रशिया जो है वो इंडिया का समर्थक रहा है ओवर मेनी ईयर्स। अगर आप डेकेड्स ऑफ फ्रेंडशिप देखते हैं अगर हमारे बीच में, ठीक है। उसके बाद जब USSR का विघटन हुआ, सोवियत संघ का, उसके बाद भी रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो अलग रहे, ठीक है। अभी भी हमने उनके खिलाफ वोटिंग नहीं की है, तो वी आर स्टिल ऑन द
राइट साइड। लेकिन हाँ, हमने उनकी जो यूक्रेन में जो उनकी गतिविधि है हमने उसको सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न जो वर्ल्ड जो है वो हमें कह रहा है कि वी आर इन द फेज ऑफ फंडिंग द वॉर, राइट। ये उनके शब्द हैं, वी डू नॉट अग्री टू इट। हम उस चीज़ से सहमत नहीं है, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि भाई हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपनी देश की जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना है और वो हमें अधिकार है। चाइना रशिया को अभी समर्थन कर रहा है, राइट, क्योंकि वो चाइना कहीं ना कहीं रशिया को अपने साथ में रखना चाहता है, क्योंकि चाइना को ये मालूम है कि अमेरिका उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है, ठीक है। तो अमेरिका जो है कहीं ना कहीं वो टिप इन कर सकता है किसको, इंडिया को, राइट। कई बार हमसे ये भी बोलना चाह रहा है कि इंडिया जो है हमेशा ज़िंदगी भर, हमेशा से जब से इंडिया रहा तब से वो यूएसएसआर का दोस्त रहा, तब से सोवियत संघ का रहा। अभी हम पे एलिगेशन क्या लग रहा है, अभी हम पे एलिगेशन लग रहा है कि अब जो है फाइनली इंडिया, क्योंकि समीकरण बदल रहे हैं, तो इंडिया जो है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया में बाकायदा ये न्यूज़ चली है प्राइम टाइम पे, ठीक है, कि इंडिया जो है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। हमेशा से वो यूएसएसआर का रहा, लेकिन इंडिया की लॉयल्टीज़ का कोई भरोसा नहीं है, इस तरह की खबरें चल रही है। लेकिन उस पर भी हम ये बात क्लियर कर दें कि हम अमेरिका की गोद में जाके नहीं बैठे। अगर हमने उनसे डिफेंस मैकेनिज्म की या कोई चीज़ ली है, अगर हमने कोई भी चीज़ वहाँ से परचेज किया, तो हमने उसका बाकायदा पैसा दे के उसको ख़रीदा है, हमने कोई मुफ्त में नहीं लिया है उनसे, या हमने उनसे कोई ग्रांट नहीं मांगी है। वी हैव पेड द प्राइस फॉर दैट। और एक बात बहुत सच्चाई है, सीधी सी बात है, अगर आप ताइवान की बात कर लेते हैं, अभी जो मोबिलाइजेशन हुआ है टैंक्स के चाइना के द्वारा, या बाकी सारी चीज़ें भी देख लेते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी अगर वॉर हो रही है, कहीं पे भी अगर क्राइसिस की सिचुएशन है, इंडिया अपने डिफेंस को तैयार कर रहा है, किसके लिए, हम पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम चाइना से जो हमारा कॉम्बैट होने की स्थिति है, जो स्टैंड ऑफ हमारा चल रहा है वैली में, वो उसको हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, और हमें चाइना को रिस्ट्रेन करने की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप ये बात करते हैं, चाइना वॉज नेवर इन द वेरी फेवरेबल रिलेशनशिप विद इंडिया, हमारे हमेशा से खिंचे हुए रिश्ते रहे, और हमारे नहीं, मतलब आप कहें ना कि चाइना बहुत शांति प्रिय देश है, तो फ्रैंकली नहीं है, राइट। अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा शांति प्रिय देश नहीं है। दूसरी बात, अगर हम जब बात करते हैं कि दुनिया में कहीं पे भी वॉर हो रही है, तो आपको मालूम है कि इकोनॉमीज फंड करती हैं उसको। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके डॉलर्स आते हैं, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज जमा होता है। क्योंकि अगर चाइना और इंडिया के बीच में वॉर की सिचुएशन है, स्टैंड ऑफ सिचुएशन है, हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है, तो हम कहाँ से लेंगे, हम असला वगैरह कहाँ से लेंगे अपना, या हम अपने पूरे डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ से लेंगे? रशिया से अभी हम नहीं ले सकते, क्योंकि रशिया में जो हालात हैं आपको मालूम है, वहाँ पे उनने प्रोडक्शन जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, रोका हुआ है उन्होंने अपनी वॉर की वजह से, ठीक है। सारे जो प्रोडक्शन है उन्होंने आगे बढ़ा दिए, 2023 तक कर दिए हैं। जो डिलीवरी होनी थी, जो चीज़ें होनी थी, वो उन्होंने आगे स्थगित कर दिया है। तो अभी हमारे पास क्या बचता है ऑप्शन? अमेरिका। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी डिफेंस है, जो भी सेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा मजबूती कहाँ मिलती है? दुनिया में जंग कहीं पे भी हो, फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा होता है आर्म्स, एम्यूनिशंस और डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अमेरिका का, उसको, ठीक है। तो ये फंडे अगर तुम्हारे क्लियर रहेंगे ना, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये तुम्हें आगे कोई भी कुछ भी लाग लपेट स्टोरी बताएगा तो आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे। खैर, अभी हम क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये और बता दूं कि इंडिया ने का क्या रोल रहा है, ठीक है। इंडिया का रोल अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिक्स आइडेंटिटी एंड प्रपोज्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस फॉर ब्रिक्स डॉक्यूमेंट। हमने क्या बात की है? हमने बात की है बिल्कुल बहुत ही, जिसको बोलते हैं, हमने बहुत ही न्यूट्रल वे में, या आप कह सकते हैं कि हमने बहुत ही पीसफुल बात करने की कोशिश की है, ठीक है। तो हमने क्या बात की है? हमने प्रपोज किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन डेटाबेस ब्रिक डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें हमने बात की है ब्रिक्स, रेलवे रिसर्च की हमने बात की है, रेलवे नेटवर्क की, फिर हमने बात की है स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन की जो MSMEs के बीच में है। MSMEs क्या होती हैं आपको मालूम है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं, तो इंडिया ने क्या बात की है? विल बी ऑर्गेनाइजिंग ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट दिस ईयर टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन स्टार्टअप्स इन ब्रिक कंट्रीज। आपको मालूम है, जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें हमने एक और कदम आगे लिया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा क्या? ब्रिक स्टार्टअप इवेंट, जो कि स्ट्रेंथन करेगा कनेक्शन स्टार्टअप कंट्रीज के साथ, पूरी ब्रिक जो कंट्रीज हैं उनके साथ, ठीक है। तो हम एक तरह से अपनी इकोनॉमी को रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी किसी के 3-13 में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई जंग, दुश्मनी कहीं पे नहीं जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पीसफुल सोल्यूशन। अब हम प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या हाईलाइट किए हैं, हम वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कि बेसिकली इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की है अफ्रीका के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और पैसिफिक टू कैरिबियन। ये हमने अपनी तरफ से जो है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने ले डाउन किए हैं, राइट।
इसमें आपको मालूम है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका के साथ वी हैव ऑलवेज शेयर अ कॉर्डियल रिलेशन। अफ्रीका के साथ हमारे कभी कोई इश्यूज़ रहे नहीं है। अफ्रीका एंड वी एक्चुअली ऑल्सो शेयर अ वेरी बैक, अगर हम जाते हैं लाइक वी गो बैक इन हिस्ट्री ऑल्सो वी शेयर अ कॉर्डियल कनेक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल एशिया के साथ अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट पार्टनरशिप, अफ्रीका एक्चुअली अभी के डेट में अपने आप को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करने में भी लगा हुआ है इकोनॉमिकली, तो ऑफकोर्स दैट इज़ वन पार्टनरशिप जो कि हमारे लिए भी फ्रूटफुल हो सकती है, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगी। सेंट्रल एशिया के साथ आपको जैसे मालूम है कि इंडिया के अभी बहुत सारी जो एसोसिएशंस हैं, चीज़ें हैं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप बात करें कि ईरानियन पोर्ट को बनाने की बात कर रहे हैं, जो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिड किया है, या आप शाहबहार पोर्ट की अगर बात करते हैं, या एयरपोर्ट्स की जैसे मैंने बात की कि इंडियन जो बिडर्स हैं उन्होंने बिड किया है, या शाहबहार पोर्ट की बात करते हैं जो कि कहाँ पर है, आपकी ईरान में पड़ता है, या अगर आप बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के साथ वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ स्मूथ कॉन्टैक्ट, राइट। उसमें अगर हम और बात कर लेते हैं, आपको मालूम है तुर्कमेनिस्तान के साथ अभी हमारे रिलेशन जो है वो हमने दोबारा रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है, और हम बात कर रहे हैं कि भाई जितना हमारे बीच में बायलैटरल टाइज रही हैं या बायलैटरल बिजनेस हमारा रहा है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा पाएँ, जिसके तहत हमने 4 उनके साथ MOUs भी साइन किए हैं ना, जिसमें अभी रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने विजिट किया था अप्रैल में वहाँ पे। उसके अलावा नीदरलैंड्स भी हम गए थे, मैं रामनाथ कोविंद जी वहाँ से नीदरलैंड्स भी गए थे, तो वहाँ पे भी हम रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए अब वी आर लाइक ट्राइंग टू इस्टेब्लिश, जहाँ पे भी हमारे, जहाँ पे हमें लगता है कि जहाँ पे भी हमें गुंजाइश दिख रही है वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप ओवर देयर। उसके बाद जब आपको मालूम है अभी तापी पाइपलाइन को भी लेके फिर से जो है दोबारा डिस्कशन ऑन हुआ है। तापी पाइपलाइन कौन सी है, जिसमें आपको मालूम है कि जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जो कि ऑयल रिजर्व्स के लिए बात होती है। ऑयल रिजर्व्स क्योंकि आपको मालूम है उस एरिया में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, ईरान में, तो आपको मालूम ही है। अगर आप बात करते हैं कहाँ की, तुर्कमेनिस्तान में, तो वहाँ पे आपको मालूम है बहुत ज़्यादा है, जो नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हमें एक इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा अगर आपको मालूम है कि अगर वो शाहबहार पोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके थ्रू अगर आपको कैस्पियन पे जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू अगर होगा तो आपके लिए कार्गो मूवमेंट वगैरह जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएगा। साउथ ईस्टर्न एशिया, तो आपको मालूम है साउथ ईस्ट एशिया में चाहे आप इंडोनेशिया की बात करते हैं चाहे जापान की बात करते हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश आर इक्वेशन अगेन, राइट। जापान के साथ तो हमारी बहुत ज़्यादा, आपको मालूम है क्वाड कंट्रीज़ में आता है जापान। उसके अलावा आपको मालूम है कि बहुत सारे हमारे कितना ज़्यादा, अगर आप नेगोशिएशंस की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन के लिए, या दिल्ली बॉम्बे जो कॉरिडोर है उसकी बात कर लेते हैं, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद की रेल कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, उसमें जापान हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। उसके अलावा बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी वी आर ट्राइंग टू एसोसिएट, वी आर ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉर्ड, तो वाली चीज़ है। पैसिफिक टू कैरिबियन, ऑफकोर्स पैसिफिक और कैरिबियन के साथ हम डेवलपमेंट पार्टनरशिप पे काफ़ी काम कर रहे हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। बाकी हम बात करते हैं, इंडिया फोकस कर रही है कहाँ पे, फ्री स्पेस, ओपन, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड मेरीटाइम स्पेस। मतलब आपको मालूम है मेरीटाइम स्पेस को लेके हम काफ़ी ज़्यादा अपने सतर्क हैं, क्योंकि आपको इंडिया की जो लोकेशन है, जैसे मैं बार बार आपको बोलती हूँ, हम पेनिनसुलर हैं, तो हमारे लिए मेरीटाइम सिक्योरिटी और मेरीटाइम स्पेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरीटाइम बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा कितना, हमारी कंट्री का ट्रेड उससे बेनिफिट होता है, कितना ज़्यादा हमारी ट्रेड में उसका रोल है, राइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम ओपन, फ्री, इंक्लूसिव रूल्स बनाना चाहते हैं जो मेरीटाइम स्पेस को लेके, ठीक है। इसमें दूसरा अभी हमारे दिमाग में जो खतरे की घंटी मंडरा रही है, जो हमारे ऊपर जिसको कहते हैं खतरा मंडरा रहा है, वो क्या है कि चाइना अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाह रहा है। चाइना अपनी डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, कहाँ पे, पूरे IOR में। आपको मालूम है साउथ जो चाइना सी है वहाँ से लेके वो पूरा पैसिफिक से लेते हुए IOR तक आना चाहता है, ये आपको मालूम है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा हमने इसका मुद्दा उठाया है कि हमें मेरीटाइम स्पेस सिक्योरिटी पे काम करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल नेशंस फ्रॉम इंडियन ओशन रीजन टू पैसिफिक ओशन, ये चीज़ आप समझ गई। ये किसके रेफरेंस पे है, ये स्पेशली हमने रेफरेंस में बात की है चाइना के, ठीक है। ये स्पेशल हमारा रेफरेंस जो है वो चाइना का है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लेकर IOR तक
और यहाँ आप पैसिफिक समझ लीजिए कि जैसे साउथ चाइना सी से लेके नीचे तक, मतलब आपको मालूम है ना, वो एरिया जो है चाइना ने वो भी बता दिया है, उसने वो भी उसको क्लेम कर दिया कि ये भी जो एरिया है ये हमारे अंडर आता है, पैसिफिक में एक एरिया है उसको भी उसने कह दिया कि हमारे अंडर आता है, राइट। तो वो बहुत सारे इशूज़ हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो इंडिया ने अपनी जो आप कह सकते हैं चिंता जो है इस विषय में जताई है और उसने कहा है कि भाई सब कंट्रीज़ को अपनी अपनी टेरिटोरियल बॉर्डर के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन हमने तो नहीं जाके किसी और के ऊपर मार्च कर दिया, हमने तो नहीं जाके किसी के और पे कह दिया कि भैया हमें तुम्हारी कंट्री चाहिए या हमारा हिस्सा जो है, या हम तो नहीं नेपाल को भूटान को कह दे रहे या बांग्लादेश को, मतलब बांग्लादेश तो लिटरली देखा जाए तो इंडिया के बिना बांग्लादेश लिबरेशन पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसको एज अ सॉवरेन कंट्री रहने दिया ना। हमने ये तो नहीं कहा कि बांग्लादेश क्योंकि हमने आज़ाद कराया तो अब वो ईस्ट पाकिस्तान की जगह नहीं, अब वो इंडिया का हिस्सा बनेगा। वी डिडंट डू दैट, राइट। हमारी जितनी टेरिटोरियल बॉर्डर है हम उसमें रहते हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट दूसरों से भी करते हैं, तो हमने उसके ऊपर बात की है। इसमें हमने बात की है रिफॉर्म मल्टीलैटरल सिस्टम्स की, जिसमें लार्ज पार्ट ऑफ एशिया एंड ऑल ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव नो वॉइस इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो हमने क्या बात की है कि हमें कहीं ना कहीं मल्टीलैटरल लेवल पे हमें चेंजेस की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड इन्वाइटेड सिटीजन फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू जॉइन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन। ये बेसिकली हमारी कैंपेन है, मतलब जो हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करते हैं जो कि प्रो एनवायरनमेंट हो, है ना। तो जॉइंट लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन है, ये बेसिकली हमारे यहाँ नीति आयोग ने स्टार्ट किया इसको, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भी हमारी जो है उसमें इन्वॉल्व है, और ये यूएन की भी इसमें काफ़ी सारी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। यूएन के भी, यूएन यूनाइटेड नेशंस का भी है, और इसमें इनफैक्ट मिलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये काफ़ी बड़े स्तर पर हमारी फाउंडेशन है, जिसमें अभी हम कोशिश कर रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी की, और हमने बाकी भी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है एज सिटीजन्स जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पूरे काज में, क्योंकि नेक काज है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम लाइफ स्टाइल को कैसे प्रो एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सो वी हैव इनवाइटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज एंड ब्रिक कंट्रीज स्पेशली हमने इसको रेज किया है कि उनको आए और वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, अगर हम ब्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के तहत, अगर ब्रिक्स में अगर हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारी, जैसे मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की भी बात की है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेवलप करने की बात की है, जिसमें से 2 इंडिया की होंगी, 2 चाइना की होंगी, और मेरे ख्याल से और भी नंबर है, शायद 1 ब्राज़ील की होगी, इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है इसको, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वगैरह डेवलपमेंट की भी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वॉइस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड की, अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम WTO से क्लाइमेट चेंज या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, फेस चैलेंज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया believes BRICS can protect the right of the developing countries। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अभी जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो हमें ये संगठन होना बहुत ज़रूरी है, हमें एक साथ होना, एक संगठित होना एक्चुअली एक पॉइंट पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें होती जा रही हैं वर्ल्ड में, अभी जिस तरह का डिस्ट्रेस चल रहा है, जो लेवल ऑफ डिस्ट्रेस अभी वर्ल्ड में चल रहा है, अगर आप WTO की बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेके क्लाइमेट चेंज के मुद्दे से लेके, क्या आपको मालूम है कि IPCC की रिपोर्ट आई है, असेसमेंट आया है क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि हमें एसोसिएशन की ज़रूरत है कि हम किस तरह से उससे निपटेंगे, या जो भी कंसर्न्स हैं हम उनको किस तरह से ओवरकम करेंगे, ये वाली बात है, तो इसमें हमें ज़रूरत है। या ट्रेड, जैसे मैंने कहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात होती है तो उसमें हमें ज़रूरत है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, क्योंकि कोविड-19 के बाद से इकोनॉमीज़ जो है वो उभर रही हैं, उसमें ज़रूरत है। मतलब आपको मालूम है रशियन इकोनॉमी जो है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डाउन जा ही रही है बिकॉज ऑफ दी वॉर दैट इज़ इम्पेंडिंग वॉर। लेकिन अगर आप चाइना की भी बात करते हैं तो चाइना की भी एक आपको सूत्रों से पता चलता है कि आपको वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म है ना, कम्युनिस्ट है वहाँ पे सोसाइटी, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे न्यूज़ जो प्रेस है वो उतनी फ्रीडम नहीं है उसको कि बाहर न्यूज़ ज़्यादा आ सके। तो अभी जो अगर आपको पता चलता है, तो कथित सोर्सों से जब आपको पता चलता है तो पता चलता है कि वहाँ की कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वहाँ पे लॉस में जा रही है चाइना की, ठीक है। तो अभी हम क्या मान के चल रहे थे, वो किस तरह का प्रोजेक्शन दे रहा था पूरी दुनिया में कि अभी वो ऑलमोस्ट जो अमेरिका को उसने सुपरसीड कर सकता है वो इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन इंटरनल अगर हम देखें तो उसकी इकोनॉमी भी चरमराई हुई है अभी, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इनके रिफॉर्म्स के लिए भी आपको साथ में खड़ा होना ज़रूरी है। या अगर आप बात करते हैं, अगर आपको राइट्स की बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कि अकेली अगर कंट्री अपने अपने मुद्दे को लेकर लड़ेगी या एक एजेंडा पारित करने की कोशिश करेगी या अपने आप को टू मेक इट सेल्फ हर्ड ऑन द नेशनल प्लेटफॉर्म, वो उतना ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो उतना
ईजी नहीं है जितना कि 4 कंट्रीज़ का एक साथ आके ये चीज़ करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैलेंसिंग एक्ट की, तो ब्रिक्स सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू काउंटर रशिया चाइना एक्सेस ऑन वन हैंड एंड यूएस ऑन द अदर। तो हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि सब कंट्रीज़ के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, एंड हम जब पूरी दुनिया में रह रहे हैं, हम जब इस पूरी इंटरनेशनल उसका हिस्सा है, इंटरनेशनल रेस का हिस्सा है, या हम इसमें पूरे कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड का हिस्सा है, तो हम अछूते नहीं हैं इससे, ठीक है, और दूध के धुले भी नहीं है, ठीक है। ये बात ठीक है कि हम किसी के 3-13 में नहीं पड़ते, ये बात ठीक है कि हम कभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस नहीं करते, या हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, या हमने किसी को, आप कह सकते हैं कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नॉन अलाइनमेंट का हमने हमेशा पालन किया है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का, पंचशील का, या अगर आप बात करते हैं तो एक नॉन वायलेंस का हम लेके चले हैं अपने साथ हमेशा से। लेकिन उसके बाद भी अगर हम ये बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है कि हम भी अपना फ़ायदा देखेंगे। एज अ कंट्री हमें सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है। हमने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत इंपीरियलिज्म का नतीजा झेला है। अब हम इस, जिसको कहते हैं ना, अपनी आज़ादी को हम हर किस गवा सकते नहीं, वही वाली चीज़ है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको एट रिस्क रखना। तो ऑब्वियसली हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सारी कंट्रीज़ देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, राइट। तो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत है, हमें ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म दे जिससे हम रशिया चाइना क्राइसिस जो है उससे उभर सके, एक एक्सिस पे जो चल रहा है। दूसरी बात, जो अमेरिका है, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक न्यूट्रल सॉवरेन आइडेंटिटी के हिसाब से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है एक प्लेटफॉर्म की। तो ये प्लेटफॉर्म हमें ब्रिक्स देता है, या ये जो हमारी जो एक कहते हैं आप सिक्योरिटी जो है वो हमें ब्रिक्स सुनिश्चित कराता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं काउंटर टेररिज्म की, काउंटर टेररिज्म जैसे मैंने कहा कि इंडिया के लिए तो अभी जिसको कहते हैं ना, वी हैव बैड नेबर्स, वी कांट हेल्प इट। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कोटेशन दिया था दैट वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। तो वो अगर नेबर्स हम बदल नहीं सकते अपने, ठीक है, तो हम जहाँ पर हैं हम वहाँ पर हैं, जोग्राफिकली हम जहाँ पे लोकेटेड हैं हम हैं। अब उसमें आप, ये हमारी वो है कि श्रीलंका में भी अनरेस्ट चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे किस तरह की तनाव की स्थितियाँ चल रही हैं वो आपको सबको पता है, ठीक है। पाकिस्तान, आपको हमेशा से मालूम है वेस्टर्न फ्रंट में कि हमारे लिए मुसीबत रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान कभी भी हमारा फ्रेंडली नहीं रहा। आपको मालूम है 1947 से जो एक बोन ऑफ कंटेंशन जो कश्मीर के ऊपर बना हुआ है तो आज तक है, आज तक उसमें दिक्कतें चल रही हैं। आज भी आप पाकिस्तान से दुश्मनी जो है वो, भले ही आप अगर उसको कहें कि दुश्मनी हम ख़त्म करने की बात करते हैं, अलग अलग हमने शिमला एग्रीमेंट किया, उसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन किया, बहुत सारी, तो हम चीज़ों को न्यूट्रल करने की कोशिश ज़रूर कर लें, लेकिन हम फ्रेंडली टाइज तो नहीं है, राइट, दिस इज़ अ फैक्ट। तो हमें मालूम कि पाकिस्तान हमारे लिए मुसीबत है। चाइना, आपको मालूम है कि चाइना हमारे लिए ज़्यादा बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान से, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसको हम कंटेन भी नहीं कर पाएंगे। उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है, उनका एरिया हमसे बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका टेक्निकल एडवांसमेंट हमसे ज़्यादा है, उनके पास पैसा हमसे ज़्यादा है, रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा है, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि 1962 की वॉर के जब हम कहते हैं ना कि वो तो टाइमली हमको पता नहीं चला, फलाना चीज़ हो गई थी, ढिमका चीज़ हो गई थी, वरना हम तो जीत ही जाते चाइनीज़ से। द थिंग इज़ कि जब तक हम अपनी कमज़ोरी को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको एड्रेस भी नहीं कर पाएंगे। द थिंग इज़ कि हमने चाइना के साथ वॉर हारी और वो सच्चाई है, ठीक है। अब हमको अपने आप को, वी हैव टू अपग्रेड आवर गेम, हमको अपना जो स्किल्स है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको अमेरिका से ज़रूर मदद लेने की ज़रूरत पड़े, रशिया से लेने की ज़रूरत पड़े, कहीं से भी लेने की ज़रूरत पड़े। आज की डेट में जो हम ये कर रहे हैं कि हम S-400 खरीद रहे हैं या हाविट्ज़र गन्स ले रहे हैं, या हम पाकिस्तान से जंग के लिए नहीं कर रहे हैं, या हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा किससे है, हमें चाइना से खतरा है। पहली बात, वी फियर द अटैक ऑफ ड्रैगन, एंड हम दोनों फ्रंट पे हमें खतरा है कि हमें ये मालूम है कि अगर हमारा चाइना से स्टैंड ऑफ है, ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्थिति जो है वहाँ गड़बड़ाती है, वहाँ पे अगर जंग का मुहाज जो है वो खुल जाता है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो हम पे धावा कर देगा। वो तो बैठा ही है इस फिराक में, क्योंकि तुम एक तरफ वहाँ पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट हो तो हम यहाँ से तुम्हारे ऊपर धावा बोलते हैं। और इंडिया अभी किसी भी हाल में इस सिचुएशन में नहीं है कि दोनों फ्रंट पे वो जंग अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। दूसरी बात, आपको मालूम है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान से पहले हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन जब से वहाँ पे तालिबान का राइज हुआ है, मतलब आप कह सकते हैं लेट मतलब 90s आप मान सकते हैं, अर्ली 90s से वहाँ पे राइज ऑफ तालिबान माना जाता है। वहाँ पे जब से तालिबान का राइज हुआ है तब से आपको मालूम है कि सिचुएशन ग्रिम होती चली गई। और अब तो जब तालिबान ने उसको पूरी तरह से, उस पर तालिबान
का जो कब्जा है वो हो चुका है, वर्चस्व जो है कायम हो चुका है तालिबान का। तो हमारे लिए अब ये और ज़्यादा मुसीबत हो गई है कि पहले तो सिर्फ पाकिस्तान था, पहले तो सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान था और यहाँ पे चाइना था जिससे हमें दिक्कत थी। अब पता चला यहाँ पे अफगानिस्तान आ गया है, तो उसके कारण भी हमें अलग से इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है कि इंडिया बहुत बड़े फ्रंट पे, क्योंकि आपको ये भी मालूम है एक बहुत अच्छी चीज़ जो शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं कि जब हम इंडिया की बॉर्डर शेयर करने की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है ये हम जानते हैं, चाइना से बॉर्डर शेयर करता है ये हम जानते हैं। अब लोगों के दिमाग में आता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उस तरफ जाके परली साइड जाके अफगानिस्तान है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आता है, लेकिन हम उस टाइम पे ये भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है और सबसे सेंसिटिव एरिया में शेयर करता है। हम अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं लद्दाख में अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो अगर अफगानिस्तान कितना आसान है, अगर वहाँ पे आप सोचिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर टेररिज्म बढ़ता है, अगर टेररिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं तो इंडिया कितने वल्नरेबल स्पॉट में आ जाएगा। मतलब आप 3 फ्रंट में 3 कंट्रीज जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारे अगेंस्ट है। यहाँ पे जो श्रीलंका है हमारे पास है, लेकिन अभी तो बेचारा ये खुद ही किसी काम का नहीं है। बाकी जो कंट्रीज है वो बहुत छोटी छोटी है। बांग्लादेश जो है वो क्या ही कर लेगा, भूटान क्या ही कर लेगा, बर्मा क्या ही कर लेगा, राइट। तो जो बड़े पावर्स हैं वहां से हम घिरे हुए हैं, तो हमारे लिए टेररिज्म से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ रुख करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक जो हमारा सपोर्ट बैठा था रशिया, वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि अभी वो भी हमारी बहुत ज़्यादा आगे आके मदद नहीं कर पाएगा। और अमेरिका तो जैसे आपको मालूम है किसी का सगा नहीं है, उसको तो जिसको आपको मालूम है कि एक जो वॉर कराने की जो फैक्ट्री जैसी है जो डिफेंस की, वो अमेरिका के पास है। वो किसी का भी वो आप मान लीजिए उनके लिए तो जिसको कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया वाला हिसाब है उनके साथ। ठीक है, तो उनसे हम रिलाई नहीं कर सकते, राइट। तो हमें रिलाई किन पे करना पड़ेगा, हमें रिलाई करना पड़ेगा इसी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे हम एक तरह से संगठित हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज़ टेकन अ लीड एंड हैज़ वर्क विद द ग्रुपिंग टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। तो हम टेररिज्म को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं। ये बात हम बार बार इसको बोल देते हैं, बार बार हम इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं फैक्ट को। ठीक है, अब मेंबरशिप ऑन वेरियस फोरम्स लाइक यूएनएससी, जब हम बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की या एनएसजी की हम बात करते हैं, जिसमें न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रिक्स क्या करता है, हमें एक प्रोवाइड कर रहा है हमें अपॉर्चुनिटी टू एक्टिवली एंगेज विद चाइना एंड अदर पार्टनर कंट्री टू रिजॉल्व द म्यूचुअल डिस्प्यूट। अब इसकी वजह से हमें एक तरह का जैसे रशिया यूक्रेन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। ब्रिक्स ने क्या कहा है कि हम पीसफुल नेगोशिएशंस चाहते हैं, पीसफुल डायलॉग हम इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं कहाँ पे, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ये बात ठीक है। अब इसमें रशिया है ऑलरेडी, ठीक है, ब्रिक्स का है। यह आयरॉनिकल है कि उसने हाँ ज़रूर बोल दिया है, उसने इस चीज़ को बोल दिया, लेकिन भाई अगर तुम पीसफुल नेगोशिएशन चाहते हो तो तुम ये कर क्यों रहे हो जो तुम कर रहे हो, है ना। तुम्हारे ऊपर कोई गन पॉइंट पे लाइक द बट एंड ऑफ द गन तो तुम्हारे उस पे लगा के बोल नहीं रहा कि तुम ये आतंक मचाओ जो तुमने मचा रखा है, राइट। तो ये बात अलग है कि हम ऑन पेपर्स हम क्या बोल रहे हैं और इन रियलिटी हम क्या एक्ट कर रहे हैं। वहीं पे चाइना ने इस बात को बड़े उससे बोला है कि हाँ टेररिज्म खत्म होना चाहिए और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स खत्म होने चाहिए और सबको अपनी अपनी बॉर्डर जो है वो उसको उस पर रहना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो फिर आप तो ऐसी कंट्री से भी बॉर्डर डिस्प्यूट में हैं जिनके साथ आप बॉर्डर शेयर भी नहीं करते, उनके साथ भी इनका दिक्कत है। मतलब इनको हर किसी एरिया को बता देते हैं कि ये हमारे अंडर आता है ना। चाहे आप वो हांगकांग से इनका झगड़ा रहा, चाहे वो ताइवान, तो अब आपको मालूम है कि जैसे हालात हैं, दलाई लामा तिब्बत को लेके इनका क्या रहा, मतलब हर चीज़ में इनको कोई खड़े हो जाते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर आता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश इनके अंदर आता है, वो अक्साई चीन जो है वो तो इनके अंदर आता ही है, ठीक है। तो हर जगह ये चल रहा है। तो अब बात क्या हो रही है कि कम से कम चलिए ऑन पेपर्स तो आप ढंग की बात कर रहे हैं ना, प्रैक्टिकली तो हम आपको रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन कम से कम ये जो ऐसे जो क्या कहते हैं कि ये जो सबमिट्स हैं कम से कम आपको एक मौका देती हैं कि आप कम से कम आमने सामने आके डायलॉग में इंगेज तो हो, बात तो करें, पीसफुल रेजोल्यूशन निकले तो कम से कम आप उनसे पूछ तो सकें, बातचीत तो हो, रास्ता तो खुले करस्पॉन्डेंस का कि दिक्कतें हो रही हैं तो हो रही क्यों हैं, राइट। अब इसमें बात कर लीजिए मेंबरशिप ऑन वेरियस फोरम्स लाइक यूएनएससी की बात कर लेते हैं, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जब बात हो रही है तो आपको मालूम है कि इंडिया अभी क्या नहीं है, अभी परमानेंट मेंबर तो नहीं है। अब ब्रिक्स ने इंडिया का जो रोल रहा है
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सराहा है काफ़ी, और ब्राज़ील का जो रोल रहा है यूएनएससी में उसको भी सराहा है। लेकिन आपको जैसे मालूम है चाइना जो है वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है कि यूएनएससी में हमको परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो उसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हमने रिफॉर्म्स की बात की है, हमने बात की है कि हम चाहते हैं कि भैया वीटो पावर जो है आपके, वो वीटो पावर ही हट जाए, ठीक है ना। उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको मालूम है कि इसको लेके भी काफ़ी चर्चा है। और इसको अगर हम चाहते हैं बैकिंग, कि यूएनएससी में हमारी बैकिंग हो या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप या एनएसजी जिसको बोलते हैं उसमें बैकिंग हो, तो हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? एक तो आपको मालूम है ना G20 में भी जब आप बात करते हैं तो G20 के मामले में भी ब्रिक्स की जो बात है वो काफ़ी उभर के सामने आई थी। G20 कौन सी है? G20 अगेन आप ऑर्गेनाइजेशन है और मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 19 एंटिटीज़ हैं और एक जो है वो यूरोपियन यूनियन है ना। तो उसमें भी अभी हमने बातचीत जो है उसमें भी आगे बढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? इक्विटेबल ग्रोथ, मतलब क्या? ब्रिक्स शुड प्रमोट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टेट बोथ बिग एंड स्मॉल ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट। मतलब बात क्या हो रही है कि शेयर्ड इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको इक्वलेंट ग्रोथ मिलनी चाहिए। एक और बात थी ब्रिक्स की, ब्रिक्स में जब चाइना आया तो चाइना का कहना था कि भाई जिसकी जितना वेटेज होगा, जिसका जितना पैसा देगा उसको उतना वेटेज मिलना चाहिए। ये बात वो करने के मूड में थे, ठीक है। मतलब उनका कहना था कि हम अगर आपको देंगे तो भैया सबको, हम भी, हमारा जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पैसा हमारे सबसे ज़्यादा लगा है, ठीक है। इसमें अगर ये हो जाता तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती। मतलब एक तरह का वो वीटो ही मांग रहे थे कि हमारा अगर 40% पैसा लगा है, अगर हमारा 40% लगा है तो 40% का जो से है उसमें वो हमारा होना चाहिए, चाइना का ये कहना था, ठीक है। तो इसको भाई साहब फिर ये हुआ कि ये तो ना हो पाएगा, है ना, ये तो ना हो पाएगा क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो हो गया, फिर तो काम, है ना। तो हम बनाया ही हमने ब्रिक्स इसलिए कि वो सबकी इक्वल रहे। तो फिर ये हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, सबकी जो है वो सिंगल रहेगा। मतलब इसका पास एक वोट, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक और इसके पास एक। ये जो 40% या 50% या 60% की पैसा हमारा जितना है, फंडिंग हमारी जितनी, उतनी ज़्यादा हमारी पावर रहेगी। तो ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया। तो अब बेसिकली क्या बात हो रही है? ब्रिक्स काय पे फोकस कर रहा है? इक्विटेबल ग्रोथ पे। मतलब क्या कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है सारी इकोनॉमीज का, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे उनका शेयर कुछ भी हो मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन उनका स्टैंड या उनकी जगह जो है वो सेम होनी चाहिए। शेयर इंटरेस्ट जो शेयर करते हैं उनकी जगह जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात हुई, इट शुड स्ट्राइव फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ क्राइसिस इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बात हो रही है कि कहीं पे भी अगर कोई भी जंगी सिचुएशन बनती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे खींचातानी मच रही है, अब ये मैं बार बार वही कह रही हूँ कि सबसे आयरॉनिकल बात है कि हम बात क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर क्राइसिस की सिचुएशन बन रही है तो हम क्या करेंगे? रेड क्रॉस के प्रिंसिपल पे चलेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट समझने की बात करेंगे। लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट तो हम क्या खाक समझेंगे जब हमारे यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं इसमें से, ब्रिक्स में से, मतलब 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ में से 2 कंट्रीज़ जो हैं वो तो पूरी तरह जो है वो कायम में लगी हुई हैं, वो एक तरफा अपना वर्चस्व कायम करने में लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है। हालांकि जो टेक्निकल चीज़ें हम IGKO के हिसाब से लिहाज से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें जो मैंने बताई है ना, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है कि कंसेप्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक होते हैं फैक्ट्स जो कि किताबी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी हम कर रहे हैं वो उन फैक्ट्स पे है। तो आपको दोनों तरह की चीज़ें मैं बताते हुए चल रही हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये पॉलिटिकली करेक्ट चीज़ें हैं, बाकी जो अपन बात कर रहे हैं वो ऑफ रिकॉर्ड्स बातें हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब ये वाली बात है कि पीसफुल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में क्या किया जाएगा? पीसफुल नेगोशिएशंस होंगे, कोऑपरेटिव नेगोशिएशंस होंगे, बातचीत से मुद्दे सुलझाए जाएंगे, ठीक है। ये बात की गई है। इसमें अगर आगे क्या बात की गई है? डेमोक्रेटाइजेशन की बात की गई है इंटरनेशनल इश्यूज के। मतलब क्या? एग्रीमेंट किया जाएगा ग्लोबल एजेंडाज का और उनको रीच किया जाएगा वाइडेस्ट एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड बेस्ड ऑन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड लीगल नॉर्म्स। मतलब इसमें क्या होगा? लीगल नॉर्म्स के तहत, मतलब जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे के सारे लीगली बाइंडेड होना चाहिए उनको, और उनकी इक्वल, आप कह सकते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको मालूम है इंटरनेशनल इश्यूज को लेके उनकी एक सी जवाबदारी होनी चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है। प्रिजर्व कल्चर मतलब क्या? बेसिकली क्या आपको एक दूसरे के कंट्रीज़ का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, वहाँ की जो
खूबसूरती है, जो उनकी बाउंड्री की अपनी जो उनकी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, उनकी सीमाओं का आपको आदर करना है। आपको बेसिकली सिविलाइजेशन की जो डाइवर्सिटी है कंट्रीज में, आपको उसका सम्मान करना है और आपको यू हैव टू शो रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड आपको एक बात आपको ये करनी है कि आपको एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस नहीं लानी है। आपको हर चीज को एज एन इक्वल एंटिटी ट्रीट करना है, स्टेक होल्डर्स को, और इक्वल एंटिटी के तौर पे उनकी रिस्पेक्ट आपको बनाए रखनी है। ठीक है, उनकी सॉवरेनिटी और उनकी रिस्पेक्ट जो है आपको अपहोल्ड करनी है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, इसके साथ आ गए हम एंड पे। ब्रिक्स की अगर आपको समझ में आ गया हो, हमने बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने कहा, हमने बहुत सारी बातें ऑफ रिकॉर्ड की हैं। ऑफ रिकॉर्ड मतलब वो बातें की हैं जो किताबों में शायद आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पढ़ाई का जब मतलब होता है ना, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। आपको एक कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ रट्टा मारोगे ना, अगर सिर्फ रटते बैठोगे कि भाई 14वीं ब्रिक्स समिट कहाँ हुई, किसने कराई थी, चाइना ने कराई थी और ऐसा हुआ था, कौन से तारीख को हुई थी, 23 और 24 को, इवेंचुअली एक दिन भूल जाओगे। ठीक है, जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा ना, जब तक चीजों को नहीं समझोगे कि भैया ब्रिक क्या है, ब्रिक 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 बोलोगे, भूल जाओगे। ब्रिक्स को अगर आप ये तोड़ के समझने की कोशिश करोगे कि ब्रिक्स एक्रोनिम है किसका, ब्राजील का, रशिया का, इंडिया का, चाइना का और साउथ अफ्रीका का, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अपन बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा स्टडी कुछ ऐसी होती है जहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ चीज़ें रटना नहीं है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है। जैसे मैथ्स का टेबल है तो उसको समझने जैसा कुछ नहीं है, उसमें क्या समझोगे, 2 + 2 2 4 क्यों होता है, कोई मतलब नहीं, उसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई जो होती है ना, वो कंसेप्ट और रट्टाफिकेशन के बीच का मामला होता है। ठीक है, अब जो हमने चीजें पढ़ी हैं, अब जो लिखा था वो पॉलिटिकली करेक्ट था सारा। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, जो डिस्कशन हुआ है अपना वो ऑफ रिकॉर्ड है। ऑलराइट, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। कोई अगर कंफ्यूजन कहीं पर भी इसमें है, जो मैंने चीजें बताई, पूछी, डिस्कस की, तो उसको क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे, magnetbrains.com को लॉगिन करेंगे अपन। जितने हमारे कोर्सेज चलते हैं, K-12 के आप बात कर लीजिए, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE है, ओलंपियाड है, सब मिल जाएगा। ओलंपियाड पे आना, यहाँ पे ओलंपियाड नीचे मिल गया। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे, खुल गया पेज आपका, ऐसा पेज आपका ओपन हो गया। ठीक है, इसको स्क्रॉल अप करते जाना। ठीक है, जो भी अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे शॉर्टी नोट सीरीज में मिलेगा। शॉर्टी नोट सीरीज में खोलोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। मोर वीडियोस एक्सप्लोर करने के भी ऑप्शन है। जो पढ़ रहे हैं अपन वो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने का ऑप्शन है ही, आपको नेक्स्ट वीडियो पे जाना है तो उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, इस पर करने के बाद YouTube तो आप लोग को मालूम है ना, यू पीपल आर प्रो। बिल्कुल आपको YouTube पे तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने वीडियोस की लिंक भी हो जाएगी। FB पे और इंस्टा पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे लिखो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि सितंबर में अपना एग्जामिनेशन होने वाला है GK का। बहुत ज़्यादा टाइम अपने पास बचा नहीं है, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है GK की और करंट अफेयर्स की। जितने हम करते जा रहे हैं साथ साथ में करते चलो, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी गुड, स्टडी हार्ड एंड प्ले वेल। थैंक यू सो मच।